हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अभी मार्केट में काफ़ी उथल-पुथल है। कभी ऊपर जाती है मार्केट, कभी नीचे जाती है और इंडेक्स काफ़ी नीचे जाता हुआ नज़र नहीं आता। चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे बैंक निफ्टी हो या आईटी हो या हेल्थ केयर हो या एनर्जी हो, स्टील हो, कुछ भी हो। सारे ही इंडेक्सेस काफ़ी ऊपर नज़र आते हैं, लेकिन इंडिविजुअल पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप क्या लार्ज कैप भी काफ़ी नीचे हैं। अगर हम यहाँ पर लार्ज कैप की भी बात करें तो एशियन पेंट, बजाज हिंदुस्तान शुगर, सॉरी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और यहाँ पर कोई से भी जो बड़े से बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक सारे ही, तो वो काफ़ी नीचे हैं। लार्ज कैप नीचे है और एफएमसीजी भी कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, वो भी एक ही रेंज में काफ़ी लंबे टाइम से है। यानी कि लार्ज कैप ने काफ़ी लंबे टाइम से कोई यहाँ पर उछाल नहीं दिखाया, सारे स्टॉक्स एक ही रेंज में हैं। अब ऐसे में अभी जीडीपी के भी नंबर्स आए, जीडीपी के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए। मोर देन 8% का यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ आया क्वार्टर का। तो ये नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और ख़ास तौर से उस टाइम पर जब पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं पहले भी इस बात को कहता आया था कि इंडिया में अभी डबल डिजिट में नंबर्स आने शुरू हो जाएँगे बहुत अच्छे से, और डबल डिजिट का मतलब यही है कि 10% से ज़्यादा का जीडीपी ग्रोथ जल्दी ही आना शुरू होगा। और जो मेरी समझ है उस हिसाब से यहाँ पर डॉलर भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही हमारा ये करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में आता है और हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगते हैं इंपोर्ट के कंपैरिजन में, तो हमारी करेंसी खुद से मजबूत होती है। और ऐसे में जो पर कैपिटा इनकम डॉलर टर्म्स में है, वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ग्रो करती है जीडीपी के कंपैरिजन में। मैं इसको लेकर अलग से वीडियो बना सकता हूँ। तो अभी आज का जो पर्पज़ है बनाने का वीडियो का, वो ये है कि हम आज के इस मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करें, कौन-सी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करके चलें। ये क्वेश्चन काफ़ी है, काफ़ी लोगों के माइंड में है, ख़ास तौर से उन लोगों के माइंड में जिन लोगों ने स्मॉल कैप और मिड कैप को काफ़ी ऊपर के प्राइसेस पर बिना चार्ट पैटर्न के यहाँ पर पकड़ा, और अभी वो क्योंकि रिट्रेसमेंट में है, तो 15-20% स्टॉक्स डाउन है, स्टॉक प्राइसेस डाउन है। अब उसके वजह से ये फ़ील आता है कि अब ये वापस आएँगे या नहीं आएँगे, बिकॉज़ लाइक टुडे मार्केट इज़ इन ए गुड रन, ऊपर की तरफ है निफ्टी भी एंड बैंक निफ्टी भी, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में उतना ज़्यादा उछाल नहीं है। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और वीडियो बनाते हुए मैंने बताया था कि जिन स्टॉक्स में यहाँ पर पैटर्न्स नहीं बन रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा स्पीड से ऊपर जाए जा रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक्स में पोजीशंस नहीं बनाना चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसा ज़रूर फ़ील होता है जब हम यहाँ पर मीडिया में देखते हैं या फिर चार्ट्स को देखते हैं कि ये स्टॉक उतना भाग गया और ये तो लगातार ऊपर जाया जा रहा है, वी आर द ओनली वन हु हैज़ नॉट मेड मनी। तो वो सारी फीलिंग्स आना स्वाभाविक है, नेचुरल है, लेकिन उसके चक्कर में ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि बिना स्ट्रेटजी के हम लोग ट्रेड करना शुरू कर दें। सो एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो ये होना चाहिए, नो स्ट्रेटजी नो ट्रेड। कोई भी रैंडम ट्रेड हम कभी भी नहीं लेंगे, हम अपनी स्ट्रेटजीज की बेस पर लेंगे। वो स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकती हैं। वो स्ट्रेटजी हमारी थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी हो सकती हैं, 3-4 इयर्स के हिसाब से भी हो सकती हैं, वो 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती हैं, वो अपना 1-2 महीने के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हो सकती हैं। और जो लोग इंट्राडे करते हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड इंट्राडे को बिल्कुल भी ना तो सपोर्ट करते हैं, ना ही बढ़ावा देते हैं और ना ही खुद करते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि हम कौन-सी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करें कि जो छोटे टाइम फ्रेम की हो, जिसमें हम 5-6% पैसा बनाएँ और निकल जाएँ, 5-6% पैसा बनाएँ, निकल जाएँ। यानी कि 5 से 10% के बीच में हम पैसा बनाने का टारगेट रखें और ये मानकर चलें कि ये 1 मंथ से 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में हमारा पैसा बन जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जो थोड़ा-सा मीडियोकर है, यानी कि 10% से 20% वाले अप्रोच लें और हम ये सोचकर चलें कि 3 टू 6 मंथ्स के आस-पास यहाँ पर लगेंगे। या फिर हम ये मानकर चलें कि 30% से 50, 60, 70, 80%, 100% तक के गेन आएँगे और इसमें 1 ईयर से थोड़ा-सा ज़्यादा लगेगा। नाउ ऐसे में जिस टाइम पर बड़ी-बड़ी कंपनीज़ भी यहाँ पर डाउन चल रही हों, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अभी यहाँ पर बात करता हूँ, एचडीएफसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एचडीएफसी बहुत ज़्यादा डाउन है। यहाँ पर हम सेम कोटक बैंक की बात करते हैं, कोटक बैंक यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन है। ये मार्केट लीडिंग कंपनीज़ हैं, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बजाज फाइनेंस की भी अगर हम बात करने लगे, तो बजाज फाइनेंस भी यहाँ पर एक ही रेंज में बहुत लंबे टाइम से डाउन चल रहा है। बजाज फिनसर्व की भी बात करें तो बजाज फिनसर्व की भी यहाँ पर सेम ही सिचुएशन है। ये भी मार्केट लीडिंग कंपनी है और ऊपर नहीं गई है बहुत लंबे टाइम से। उसके साथ में हम यहाँ पर एशियन पेंट की बात करें, एशियन पेंट अगेन ए वेरी गुड कंपनी, एक रेंज में है, बहुत लंबे टाइम से चल रही है, नीचे की तरफ है। हम यहाँ पर बर्जर पेंट की भी सेम बात कर सकते हैं। बर्जर पेंट भी यहाँ पर एक पैटर्न बना रहा है, लेकिन ऊपर नहीं गया बहुत लंबे टाइम से। यहाँ पर केंसाई नेरोलैक का भी सेम सीन है।
तो कंसाई नेरोलैक में भी ऊपर की तरफ कोई उछाल नहीं है और काफ़ी लंबे टाइम से नहीं है। सेम सिचुएशन हम यहाँ पर देख सकते हैं पेज इंडस्ट्रीज़ में, जो एक मार्केट लीडिंग कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, टॉप से काफ़ी ज़्यादा डाउन है। मीन्स अगर हम लाइफ टाइम हाई से यहाँ पर डाउन की बात करें तो ऑलमोस्ट 35% के आसपास का डाउन साइड है अभी आज की डेट में। तो ये भी काफ़ी डाउन है। उसके बाद में हम अगर रिलैक्सो की बात करें तो काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि विवेक भाई रिलैक्सो चलेगा क्या? लोग चप्पल नहीं पहनेंगे तो कुछ और तो पहनेंगे ही नहीं। मीन्स हम अगर अरबपति भी हैं तो घर में चप्पल ही पहननी पड़ती हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। घर में शूज़ पहनकर कोई नहीं घूमता। सो 42% डाउन है। और बाटा इंडिया की बात करें तो बाटा इंडिया का भी यहाँ पर सेम सीन है। और काफ़ी लोग यहाँ पर बात करते हैं न्यू कंपनीज, जैसे अभी लिस्टिंग हुई थी एक कंपनी की जिसको कैंपस कहते हैं, तो कैंपस की भी अगर बात करें तो कैंपस भी उतना ही यहाँ पर डाउन है। नाउ कैंपस एक्टिवेयर तो ये भी अच्छा खासा डाउन है टॉप से, यानी कि ऑलमोस्ट 50% के आसपास डाउन होगा, 50 से भी ज़्यादा ही डाउन है, तो 61% डाउन है। इसके नंबर्स थोड़े से बेकार आए। नंबर्स एक्चुअल में सभी कंपनीज के बेकार हैं, जितने भी यहाँ पर ड्यूरेबल कंपनीज हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज हैं। और हिंदुस्तान यूनिलीवर की भी अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये भी बहुत ज़्यादा टॉप पर चल रही है। इसने भी आप ये देखो कि लास्ट टाइम सेम प्राइस पर कब थी, इट वाज ट्रेडिंग इन द सेम प्राइस इन अप्रैल 20, यानी कि 4 इयर्स हो गए। 4 इयर्स में इसका इसने कोई भी गेन नहीं दिया है सच। ये सेम प्राइस पर है। सेम अगर हम यहाँ पर डाबर की बात करने लगे तो डाबर में भी यहाँ पर सेम सीन नजर आता है। इट इज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट द सेम प्राइस जो ये 3 साल पहले था, यहाँ पर जनवरी 21, पूरे 3 साल हो गए हैं। तो सिचुएशन ऐसी ही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ इंडाइसिस को देखें तो इंडाइसिस को देखकर हमें बिल्कुल ही अलग सिचुएशन सी नजर आती है। कि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी यहाँ पर और लाइफ टाइम हाई पर है, इसमें तो बिल्कुल भी गिरावट नहीं है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पर ऑलमोस्ट टॉप पर है, कोई दिक्कत नहीं है। CNX 500 कंपनीज का इंडेक्स बिल्कुल टॉप पर है। तो यहाँ देखते हैं मिड कैप बिल्कुल टॉप पर चल रहा है, स्मॉल कैप टॉप पर चल रहा है। यहाँ पर स्मॉल कैप 250 भी टॉप पर है, हेल्थ केयर ये भी टॉप पर है, कंजम्पशन ये भी टॉप पर है। यहाँ पर नजर आता है कि कंजम्पशन टॉप पर है और जो कंजम्पशन वाली कंपनीज हैं उनकी हालत खराब है। तो इस तरह की सिचुएशन अक्सर की जाती हैं मार्केट में, जब इंडाइसिस बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा हो, इंडिविजुअल कंपनीज डाउन हो, तो ये अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसे में इंडाइसिस को फॉलो करने के बदले जो इंडिविजुअल कंपनीज हैं, जिनका हमें पता है कि इन कंपनीज के बिना इंडिया में क्या काम चलेगा, रिलैक्सो नहीं चलेगा, बाटा नहीं चलेगा, या और कैंपस भी नहीं चलेगा। अगर ये कंपनीज नहीं चलेंगी तो लोग क्या जूते चप्पल नहीं खरीदेंगे? उसके बाद में हम बात करते हैं कि पेज इंडस्ट्रीज, लक्स इंडस्ट्रीज, अगर ये नहीं चलेंगे तो क्या लोग मतलब अंडरगारमेंट्स नहीं पहनेंगे? ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पर बैंकिंग की बात करते हैं। HDFC बैंक, कोटक बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, यानी कि इंडिया ग्रो करता रहेगा, हाईएस्ट एवर जीडीपी आती रहेगी। हमारी जो जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन हो जाएगी, लेकिन ये कंपनीज नहीं चलेंगी, तो ऐसा भी नहीं होता है। उसके साथ में हम हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पर डाबर और बाकी जितनी भी इस तरह की कंपनीज हैं वो ग्रो नहीं करेंगी, तो यानी कि ऐसे थोड़ी होता है कि कंपनीज यहाँ पर ये कंपनीज ग्रो ना करें। तो ऐसे में जब ये इतनी सारी अच्छी कंपनीज इतने सस्ते प्राइसेस पर अवेलेबल हैं, तो करना क्या चाहिए? मेरे हिसाब से इन कंपनीज का एक अपना पोर्टफोलियो बनाओ, 20 स्टॉक्स यहाँ पर सिलेक्ट करो जो लार्ज कैप हैं, मीन्स बेस्ट कंपनीज हैं अपने अपने फील्ड की, और टॉप से 20-30% डाउन है, या फिर लास्ट 3-4 ईयर से नहीं चली और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही हो। यहाँ पर दोनों चीजें हम देख सकते हैं। दो में से कुछ ना कुछ हमारा यहाँ पर मैच हो रहा होना चाहिए। या तो वो कंपनी ऊपर से डाउन हो, अच्छी खासी डाउन हो, भले ही नेट प्रॉफिटेबिलिटी अभी कम हो, लेकिन अगर वो मार्केट लीडिंग कंपनी है और इन सारे सेक्टर्स में से कोई है, तो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से इनके प्रॉफिट कम हुए हैं। इनको इनके अंदर काबिलियत है वापस से प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने की। जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज की अगर हम बात करें, अब से 3 इयर्स पहले सबकी हालत खराब थी और सबकी प्रॉफिटेबिलिटी खराब थी, लेकिन धीरे धीरे सबकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक हो गई और सारे स्टॉक्स भी टॉप पर आ गए। सब मीन्स हाई फ्लाइंग स्टॉक बने हुए हैं, मीन्स कार बनाने वाले कंपनीज के स्टॉक्स एयरप्लेन बने हुए हैं, आप ऐसा मान के चल सकते हो। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी का प्रेशर है, ये इस तरह की कंपनीज पर, जो कंज्यूमर ड्रिवन कंपनीज हैं, जो इंडिया की पॉपुलेशन है उनके द्वारा जो ड्राइव की जाती हैं, उनकी कंजम्पशन के बेस पर ड्राइव होती हैं, इन कंपनीज को ज़्यादा लंबे टाइम तक डाउन रखा नहीं जा सकता। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप से अच्छी हो जाती है। सारी ही कंपनीज मिलके अपने प्रोडक्ट के या तो प्राइसेस बढ़ाते हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हो जाते हैं, दोनों में से कुछ एक होता है, और प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बढ़नी शुरू हो जाती है। और इस बीच में इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो लगातार आ रहा होता है, वो सिर्फ प्रेशर रहता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। नाउ
तो ये सारी कंपनीज जैसे बैंकिंग हो गया, एनबीएफसी हो गया या फिर एफएमसीजी हो गया, कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज हो गई। उसमें बहुत सारी कंपनी आती हैं जैसे वीआईपी, रिलैक्सो, बाटा, पेज इंडस्ट्रीज, लक्स इंडस्ट्रीज और इस तरह की आप और बहुत सारी कंपनीज फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसी 20 कंपनीज को अगर फाइंड आउट करके अपने बिजनेस को समझ के, फाइनेंशियल्स को समझ के और या तो वो प्राइसेस डाउन रहे हों या फिर प्राइसेस अगर बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर डबल ट्रिपल हुई है पिछले 3-4 साल में, डबल भी हुई है तो भी इनफ है। तो इन स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाकर रखा जाए और इसको 1 ईयर का टाइम दिया जाए। हम अगर ईयर एंड तक की बात करें 2024 की, तो अपने आप से सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी हो जाएँगी और अपना ये बना हुआ पूरा बुके जो पोर्टफोलियो है, ये अच्छा खासा गेन देगा। देखो हर साइकिल में सेम ही स्टॉक्स ऊपर नहीं चलते जो पिछली साइकिल में चले हों। पिछली साइकिल में सरकारी कंपनीज़ चली, मीडियोकर कंपनीज़ चली, स्मॉल कैप चली। अभी जो नई साइकिल अब यहाँ से शुरू हो रही है, ये नई साइकिल में यहाँ पर लार्ज कैप चलेगा। यहाँ पर जो कंपनीज़ पहले नहीं चली वो चलेंगी। क्योंकि इसी तरीके से ऑपरेटर लेकर चलता है। ऑपरेटर के पास कभी भी इतना पैसा नहीं होता कि वो सारी ही कंपनीज़ को हर एक साइकिल में एक साथ ऊपर ले जा सके या एक साथ नीचे ले जा सके। वो वन बाय वन करता है। जब पहले पीएसयू कंपनीज़ जब बिल्कुल नहीं चलती थी, मैं बुलिश था और वीडियोज़ बनाते थे हम लोग और काफ़ी वीडियोज़ बनाई भी पीएसयू ईटीएफ को लेकर बनाई कि डबल पैसा हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। आप चैनल पर जाकर सर्च करना पीएसयू ईटीएफ करके तो आपको दिखेगी वीडियो कि जब वीडियो बनाई थी तब से अब तक डबल हुआ कि वो डबल हो भी गया और उससे ज़्यादा भी जा सकता है। लेकिन तब लोगों को विश्वास नहीं था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं कि साइकोलॉजी को नहीं समझते, साइकिल को नहीं समझते, इकोनॉमिक्स को नहीं समझते और यहाँ पर अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो उसको अच्छा मान लेते हैं, स्टॉक प्राइस नीचे जाता है तो उसको बेकार मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। स्टॉक प्राइस अलग चीज़ है, कंपनी अलग चीज़ है। यहाँ पर स्टॉक प्राइस अच्छी कंपनीज़ के डाउन रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम तक डाउन नहीं रहेंगे। वक़्त आएगा जब वो उठने शुरू होंगे और नेक्स्ट साइकिल में नेक्स्ट दूसरे ही स्टॉक्स चलते हैं। जैसे एक बार जब पैंडेमिक आया था, पैंडेमिक के बाद आईटी चला और उसके बाद में अभी तक किसी भी साइकिल में नहीं चला। उसका भी नंबर आएगा बाद में, तो ऐसा ही होता है। यहाँ पर मेरा मानना ये है कि बहुत ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पर 5% पर ट्रेड करने के बदले इस पर्टिकुलर टाइम में ये बेटर है कि 1 साल का टाइम फ्रेम वाले स्टॉक्स को लेकर चला जाए। आराम से 30% के आसपास मैं देख सकता हूँ इन सारी कंपनीज़ को 1 ईयर में बढ़ते हुए। हाँ, हालाँकि अगेन देयर इज़ नो गारंटी, देयर इज़ नो वारंटी, वारंटी का तो यहाँ कोई सीन ही नहीं है। देयर इज़ नो गारंटी, वारंटी जो भी वर्ड्स यूज़ होते हैं। कोई यहाँ पर एश्योरेंस नहीं है किसी भी तरह का कि ऐसा होगा ही होगा। स्टॉक मार्केट है। पिछले डेढ़ 2 साल में नहीं चली जो ये स्टॉक्स, हो सकता है वो अगले 6 मंथ्स भी ना चले, 7 मंथ्स ना चले, लेकिन यही तो स्टॉक मार्केट में रिस्क है और ये रिस्क कोई पैसों का रिस्क नहीं है, ये सिर्फ होल्डिंग पीरियड का रिस्क है। उससे तो बेटर है कि हम कोई यहाँ पर परेशान होकर एफडी में डालें और यहाँ पर सोचें कि 2 साल में हमारा पैसा 16-17% बढ़ जाएगा। तो 2 इयर्स में यहाँ पर इन कंपनीज़ को अगर लेकर चलें तो ऑफ कोर्स मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन आप अपना ड्यू डिलिजेंस लेकर यहाँ पर काम करेंगे। मेरा मानना ये था कि आपको एक बार बताया जाए कि ये वक़्त मार्केट में ज़्यादा ट्रेड करने का नहीं है, बल्कि अच्छी कंपनीज़ को लेकर होल्ड करने का है। टाइम टू टाइम इस तरह का टाइम आता है अलग-अलग टाइम पर कि एक ग्रुप की कंपनीज़ को यानी कि ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को, उसमें एक ग्रुप भी हो सकता है, उसमें 4-5 सेक्टर्स भी हो सकते हैं, तो उनका एक बुके बनाया जाए और साल भर के लिए उसको लेकर रखा जाए। और जब वो पूरा ही पोर्टफोलियो आपका 25-30% गेन दे दे, उनमें से कुछ स्टॉक्स क्या होंगे, आपके सिर्फ 5% बढ़ेंगे, कुछ 6% बढ़ेंगे, कुछ 10% बढ़ेंगे, कुछ हो सकता है ना भी बढ़े, लेकिन कुछ 50-60% भी बढ़ेंगे। तो जब ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका इन 2023-24 स्टॉक्स का जो भी आप लेते हो, जब पूरा ही पोर्टफोलियो 25% का गेन दे, तब उसको रिस्ट्रक्चर करने के बारे में सोचो। उस टाइम पर क्या करो, पूरा पोर्टफोलियो खाली करो, फिर से फाइंड आउट करो कि वो कौन-सी कंपनीज़ हैं जो पिछले काफ़ी टाइम से नहीं बढ़ी और लार्ज कंपनीज़ हैं, ऊपर से नीचे गिरी हुई हैं या फिर नीचे नहीं गिरी तो प्रॉफिट डबल हो गए हैं। उन कंपनीज़ का बुके बनाओ, फिर से 1 साल के लिए होल्ड कर लो। ऐसे में बहुत ज़्यादा मार्केट में करने के लिए कुछ नहीं होता। अब मार्केट में कुछ नहीं करने के लिए फिर क्या करें विवेक भाई? फिर मार्केट में आपने लगवा दिए पैसे, मैंने पहली बात तो मैंने नहीं लगवाए, आप अपने हिसाब से लगाना। दूसरा कि आपने अगर लगाए और पूरे साल तक कुछ करने के लिए नहीं है क्योंकि आप इन्वेस्टेड हो और जब पूरा पोर्टफोलियो 20-25% गेन देगा तभी आप रिस्ट्रक्चर करोगे, तब तक क्या करें? तब तक देखो बहुत सारे काम हैं। एक्टिव इनकम बढ़ाओ, अपने शरीर का ख्याल रखो, फैमिली में टाइम स्पेंड करो, बुक्स रीड करो, चैंटिंग करो, जो अधूरे काम पेंडिंग थे बहुत लंबे टाइम से वो पेंडिंग काम निपटाओ और अगर आपका फाइनेंशियल हिसाब-किताब ठीक-ठाक है तो कहीं घूमने जाओ और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो। बहुत सारी चीज़ें करने के लिए
स्टॉक मार्केट का पर्पस हमारा कुछ ज़्यादा काम करना नहीं है। स्टॉक मार्केट में हमारा पर्पस है कि हम एवरी 3 इयर्स अपने पैसे को डबल कर सकें। एवरी 3 इयर्स में अगर हम अपने पैसे को डबल करते हैं तो 10 इयर्स में हमारा पैसा 10 टाइम्स और 20 इयर्स में हमारा पैसा 100 टाइम्स होता है। यहाँ पर इट्स अ बिग मनी। तो बस यही मेरा मन था सिखाने का, समझाने का। और कौन-कौन से सेक्टर में कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं, वो भी मैंने बता दी। इंडिविजुअल कंपनीज़ को लेकर मैं कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा, 10-12 वीडियोज़ बनाऊँगा लगातार लगकर विदिन दिस मार्च मंथ सो दैट आपको बिज़नेस और फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स के बारे में और अच्छे से समझ आए, सीख सको आप और सीख कर आप ट्रेड भी ले सको। लेकिन अपनी कन्विक्शन से ट्रेड लेना, मेरा पर्पज़ सिर्फ़ सिखाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर मैं कोशिश करूँगा कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू।